नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत क्रिया चैप्टर से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते। देखिए, इससे पहले हम सब इसका 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम सब कर चुके हैं। इससे पहले आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए, आज का पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? बताइए, क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को कहा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाता है कि जिस शब्द से काम का होना या करना बोध हो उसे कहा जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। जिस शब्द से काम का होना या करना बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, इसे बताइए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताइए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 1 होते हैं कि 4 होते हैं कि 3 होते हैं कि 2 होते हैं? तो देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, 2 भेद कौन कौन है? तो देखिए, एक है अकर्मक और एक है सकर्मक। तो कौन कौन है कर्म के आधार पर? अकर्मक और सकर्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, इसे बताइए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कहलाते हैं। बताइए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कहलाते हैं पूर्वकालिक क्रिया की, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया की, बी और सी दोनों। तो देखिए, अभी हम सब पढ़े हैं कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद कौन है? अकर्मक और सकर्मक। इसलिए तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही जगह, यानी बी और सी दोनों। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, डेली हम सब शाम 6 बजे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम सब इस चैनल के द्वारा डेली करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, इसे बताइए, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता उसे कहते हैं। बताइए, अकर्मक कहा जाता है कि सकर्मक कहा जाता है कि संयुक्त कहा जाता है कि प्रेरणार्थक कहा जाता है? तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? बताइए, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 1 होते हैं कि 2 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं? तो देखिए, संरचना के आधार पर जो है क्रिया के कुल 4 भेद होते हैं, इसलिए 5 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए, कौन कौन है वो 4, तो इसे देख लीजिए। देखिए, पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। तो 4 कौन कौन है? तो देखिए, पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु है, चौथा पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं और यहाँ पर देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो इसमें आप मिस्टेक मत कीजिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, इसे बताइए, निम्न में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? बताइए, कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? करुणा का हृदय पीड़ा से भर गया, कि मयंक चौकीदार से चोर को पिटवाता है, कि शेफाली गाना गाने लगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, 6 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। जो यह दिया है, मयंक चौकीदार से चोर को पिटवाता, यही प्रेरणार्थक क्रिया है। अब आइए दोस्तों, हम सब जान लें कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे से कार्य करवाता है तो वहाँ पर देखिए प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मयंक खुद नहीं काम कर रहा है, यह देखिए चोर को खुद नहीं पीट रहा है, यह दूसरे यानी चौकीदार से पिटवा रहा है। इसलिए जब क्रिया स्वयं न कार्य करके दूसरे से कार्य कराता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, इसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी संयुक्त क्रिया नहीं है? बताइए, राम अमेरिका से लौट आया, सिपाही को देखकर चोर भागने लगा, भव्या दूध पीकर सो गई और राजेश खा चुका। तो देखिए, 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। देखिए, यदि हम देखें तो भव्या दूध पीकर सो गई, इसमें जो है संयुक्त क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 7 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त क्रिया कहा किसे जाता है, इसे भी देख लीजिए। तो देखिए,
जिस वाक्य में दो या अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा विकल्प जो दिया, सिपाही को देखकर चोर भागने लगा। यहाँ पर देखिए दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, यानी क्या समझे आप, यानी जिन समझिए आप यही कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। जिस वाक्य में दो या अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए निम्नलिखित में से नम धातु का कौन सा जोड़ा गलत है। बताइए लात का लतियाना, हाथ का हथियाना, अंक का अंकना, शर्म का शर्माना। तो देखिए 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जोड़ा गलत है, अंक का अंकना नहीं होगा, यही जो यहाँ पर गलत दिया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9, इसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, यानी हमें यह देखना है कि पूर्वकालिक क्रिया का इनमें से उदाहरण कौन है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है सुनैना नहाकर स्कूल गई, ऑप्शन नंबर बी दिया है राजा कनाडा से लौट आया, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अध्यापक बिमला को किताब से पढ़वाता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सुनैना नहाकर स्कूल गई, इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया, इसे आप याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों हम सब देख लेते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं। तो देखिए जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करते ही उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए सुनैना नहाकर स्कूल गई, यानी देखिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो देखिए इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, सुनैना नहाकर स्कूल गई। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10, इसे बताइए सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। बताइए सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है कि 4 प्रकार की होती है कि 1 प्रकार की होती है कि 2 प्रकार की होती है। देखिए सकर्मक क्रिया जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। तो वो 2 प्रकार कौन कौन है, एक है देखिए एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसे बताइए प्रश्न नंबर 11 है। बताइए सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। बताइए अकर्मक है कि सकर्मक है कि प्रेरणार्थक है कि द्विकर्मक है। तो देखिए यदि हम देखें सुमित सो रहा है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों हम सब थोड़ा देख लेते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है। देखिए वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी देखिए वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। और देखिए हम सब यह भी देख लेते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया पर फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12, इसे बताइए प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। बताइए राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो देखिए यदि हम इसमें देखें तो माँ नौकर से भोजन बनवाते हैं, इसमें जो द्विकर्मक क्रिया नहीं है, इसे याद रखिएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम सब जरा देख लेते हैं द्विकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। तो देखिए जिन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्या समझे, जिन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 13, इसे बताइए निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें, यहाँ पर देखिए आक्रामक नहीं है अकर्मक है, यहाँ पर देखिए आक्रामक नहीं है, यहाँ पर आप समझिए यह जो है अकर्मक है। तो बताइए निम्नलिखित वाक्यों में अब बताइए किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। बताइए किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए शिशु सो रहा है, बी है बालक खेल रहा है, और सी है छात्र पढ़ रहा है, और डी है छात्रा पढ़ रही है। तो देखिए यदि हम यहाँ पर देखें तो शिशु सो रहा है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, इसे बताइए चिड़िया आकाश में उड़ रही है। बताइए इस वाक्य में जो उड़ रही है यह कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है
कि अपूर्णकालिक क्रिया है, कि सकर्मक क्रिया है, कि अकर्मक क्रिया है। तो देखिए 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में जो उड़ रही दिया है इसमें अकर्मक क्रिया, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इसे बताइए निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। बताइए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, कि मैंने एक पेड़ काट लिया, कि मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह तो सभी जानते होंगे, जिसमें गा गे जिसकी वाक्य में दिया है यहाँ पर, इसलिए देखिए भविष्य काल है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। इसे बताइए हथियाना में कौन सी क्रिया है। बताइए प्रेरणार्थक क्रिया है, कि संयुक्त क्रिया है, कि अनुकरणात्मक क्रिया है, कि नाम धातु है। तो देखिए 22 यहाँ पर देखिए 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। हथियाना में जो है नाम धातु क्रिया है, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। इसे बताइए चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। योजक क्रिया है, कि संयुक्त क्रिया है, कि औचित्यबोधक क्रिया है, अप्रत्यक्ष क्रिया है। तो देखिए 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चूड़ी अच्छी थी में थी जो यहाँ पर दिया हुआ योजक क्रिया, इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट शाम 6 बजे करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। राम ने खाना खाया होगा। बताइए खाया होगा में कौन सी क्रिया है। अपूर्ण भूत है, कि संदिग्ध भूत है, कि हेतु हेतुमद है, कि आसन्न भूत है। तो देखिए 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। राम ने खाना खाया होगा में खाया जो दिया यह संदिग्ध भूत है, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 दिया। इसे बताइए मैं खाना खा चुका था। बताइए इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। सामान्य भूत है, कि इसमें पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, संदिग्ध भूत है। तो देखिए मैं खाना खा चुका था, इसमें जो है पूर्ण भूत है, इसे याद रखिएगा। 19 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। आज का यह आखिरी प्रश्न है। इसे बताइए वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है। बताइए पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, कि सामान्य भूत है। तो देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। वह खा रहा था में जो खा रहा था दिया है, इसमें जो अपूर्ण भूत है, इसे आप याद रखिएगा। तो आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं इसके अगले भाग यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। नमस्कार।